नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठन के भाग 7 में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप उपन्यास पठन का आनंद ले रहे हैं और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का पठन गबन भाग 7। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीजों को लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वह इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंदु भूषण एडवोकेट, हाईकोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदु भूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता। 6 महीने पहले वह कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा, पर जालपा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई नहीं था। रतन उन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेपते हुए कहा, जी हाँ, म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वह साफ कह देता मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही ना मिलता। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच में वॉर्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। आंखें साफ थी, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वे ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुंह गोल, आंखें छोटी, फिर भी वह रानी सी लगती थी। जालपा उसके सामने ऐसे लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, बर्फ की कुल्फी सब मेजों पर सजा दिए गए। रतन और जालपा एक मेज पर बैठी। दूसरी मेज रमा और वकील साहब की थी। रमा तो मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर ही लेटे हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं अभी आया जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी, दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा, चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दें, तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता कि हाँ, यह विपत्ति उसके सिर पड़ जाएगी तो आने का नाम न लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले,
मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज हजम ही नहीं होती। दूध भी नहीं हजम होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं। मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां निकलने लगती है। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्यों और डॉक्टरों से ज्यादा बेसमझ आदमी संसार में न मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्यों और 2 डॉक्टरों के निदान कभी ना मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े की सूजन बतलाता है, दूसरा अमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी फेंकी जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर ऐसे कोई महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पति को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा। रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप न थे। मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊं। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। जालपा, वकील साहब तो तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूलकर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं करते। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ ये चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूँ। मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, जैसे रहूँ, कभी नहीं भूलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूँ, अब तुम्हें वकालत करने की क्या जरूरत है। आराम क्यों नहीं करते। पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वह मेरे ही लिए तो अपनी जान खपा रहे हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रचा लिया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं है। रतन, हाँ बहन, है तो देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नर्म है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं। तुम्हारा वे कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दे। मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वे मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा, देखिए, पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ। जी घबराया जाता है। किसके पास जाऊं, किसी से परिचय नहीं, और न मेरा ही मन चाहता है कि मैं उनसे मैत्री करूं। 2-1 महिलाओं को बुलाया,
उनके घर गई, चाहा कि उससे बहनापा जोड़ लूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर लूटना चाहती थीं। मुझसे रुपए उधार ले गई और आज तक दे रही हैं। श्रृंगार की चीजों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आध घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। जालपा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। जालपा, क्या जरूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। रतन, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वाग्य तो कहीं नहीं सराहते, घुड़कियां जमाया करते हैं। रतन, सच? मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वह भी तो आ गए। पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जालपा, क्यों, चरणदास के कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना दें। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती हैं। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के लिए कितने लिए थे। जालपा, 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमानाथ, हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई, अभी मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वह कह सकता है, इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है। वह मर जाएगा पर यह उज्र न करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी नहीं दिखाएगा। रुपए की चर्चा को वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वह मन में डर रही थी कि कहीं यह महाशय यह न कह बैठे, सर्राफ से पूछकर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था, पर जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं। मैं रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए हुए देर हो गई। रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे। रमानाथ, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, ये रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से रहा रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है। बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमानाथ, अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊं। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दे तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतज़ाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश होकर जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूंगा। कुर्सियाँ, मेजें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुल्ली की ज़रूरत, न मजदूर की। उन्हीं मूसल चंद को रगेदूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूँगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए, आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना। रमेश, अजी, अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, जरूरी चीजों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीजें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे। रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए। रमेश, यह बहुत अच्छा किया, बहुत से आदमी हो जाते तो भब्बड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू कर दिया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी।
सजावट की अच्छी अच्छी चीजें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीजों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर के आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत ही नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था। न इनकी सी कह सकता था, न उनकी सी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरे को देखने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ था। देखिए, फिर क्या ये जरूरी बात है कि इन जरा जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें? हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकार आईने रखे जाते हैं। यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज्य करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चर्राया है? दयानाथ अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। यह चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद न थी। कटोरा कटोरी, गिलास, लोटा, तसला, किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेजें कुर्सियां नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया। अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। यह क्या कि आधा तीतर आधा बटेर। कोट पतलून पर चौगोश या टोपी तो अच्छी नहीं मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन यह जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेज के नाम तो बताइए। एक आपका वही किरंटा हेड क्लर्क है। उसके सिवा और किसी अंग्रेजों के कमरे में तो शायद आपने कदम भी ना रखा हो। उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया है। खूब मानता हूँ। दयानाथ, यह तो आपकी जबान है। उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिली जो चाहे कहें, लेकिन रंग को छोड़कर वे किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं। और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में भी न चली आए, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोलिए, आइए, यह मेरे पिता हैं और ये मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया और न जगह से हिले, सकपकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। यह कहते हुए वह रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सर्राफ से कह तो दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए ना? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार, निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वह जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मूंढते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था।
लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद न रही होगी। उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहे तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है। आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100 रुपए के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी? चीज तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लाद आऊं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ। विलंब से मुझे उलझन होती है। यह कहकर वह मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया। दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हाँ, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है। ईश्वर ही बचावे। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती है। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला सकती है। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं, तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर से बाहर पाँव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई ये अंग्रेजियत नहीं देखी जाती। क्या करे, संतान की ममता है, नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आंख फूटी, पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपए न जाने किस लिए दिए। दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलगाल मालूम होता है। रमा कहीं उनसे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गए। बोहे चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हूँ। उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूँ। यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने झेपते हुए कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रामानाथ, पक्का जालिया बना दिया। और क्या कहते? आपके दिल में ऐसा शुबहा क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात की जिससे आपको ये ख्याल पैदा हुआ? मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ। इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी? मैं जो खर्च करता हूँ ईमान से कमाकर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, यह बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है, किसी को नहीं होती। यह अपनी सुबुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझे तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं। आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहे पूछ सकते हैं। यह मेरे खातिर झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने ये ढंग अख्तियार किया है कि पहले मैं मुंह में कालिक लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सतपथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, यह किस्सा तो हो चुका। अब ये बताओ, उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100 के थे। रमानाथ, ठग लाया हूँ। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जट ही लाए हो तो मैं भी तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब जटो, लेकिन आबरू पर आँच न आने पावे। किसी को कानो कान खबर न हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं, वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे लूंगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ, किसी लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई है। रमेश, तो चलो मैं एक अच्छे सर्राफ से बनवा दूं। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव तुम जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपए पास ही से खर्च कर दो,
पर वह यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया। नेक नामी तो शायद ही मिले, हाँ बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा। यहाँ कुछ तैयारी तो थी ही नहीं। रमानाथ, कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई। कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उनसे शायद 800 रुपए बताए थे, मैंने 600 ले लिए। जालपा ने झेपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपए ले लिए होते तो शायद यह उथल पुथल न होती। वह अपनी सफलता पर खुश होती, पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वह पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली। यह मुझे अपने मन में कितना नीच समझ रहे होंगे। रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। के साथ आज का पठन समाप्त होता है। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का सुविचार है, नेवर रिग्रेट योर फेलियर्स बट लर्न फ्रॉम देम टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस। अपने हार के अनुभव का खेद मत कीजिए, बल्कि उनसे सीखकर आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप इसी तरह उपन्यास को सुनते रहिए और खुश रहिए। पठन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।